तो एनडीए के हिस्से में एक और सीट आ चुकी है। क्योटी पहले ही आ चुका था, बीजेपी ने जीता था। अब सुपौल सीट पर जेडीयू ने जीत हासिल की है और इसी के साथ साथ एक सीट आरजेडी ने भी जीत ली है। आरजेडी ने दरभंगा रूरल सीट अपने नाम किया है। तो इस तरह से अब आरजेडी ने दरभंगा रूरल जीता है, सुपौल सीट को जेडीयू ने जीता है और क्योटी पर बीजेपी, यानी कि जो टोटल टैली है उसके हिसाब से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा चुकी हैं जीत की शक्ल में। और आरजेडी प्लस में सिर्फ अभी एक जीत हासिल हुई है। आरजेडी प्लस में यह जीत मिली है आरजेडी के ही लीडर को, जिनका नाम है ललित कुमार यादव। तो ललित कुमार यादव जीत चुके हैं दरभंगा रूरल से। सुपौल सीट पर जीत हासिल की है जेडीयू ने और क्योटी सीट पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। तो अब जो रुझान है उनके नतीजों में बदलने की शुरुआत हो चुकी है। रुझान अब नतीजों में बदल रहे हैं और जो रुझान के बदलने का ट्रेंड था वो भी अब बहुत हद तक अब वो स्टैटिक हो चुका है, यानी उसमें बहुत तब्दीली देखी नहीं जा रही है। जो रुझान अब बढ़ रहे थे एनडीए फेवर के, वो अभी भी बढ़ रहे, उसी तरह बढ़ रहे हैं। और जो आरजेडी खेमे का जो रुझान था वो भी बिल्कुल वैसा ही है, उसमें अब कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, बल्कि अब रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। तो पहली जो जीत हासिल हुई वो क्योटी से जीत हासिल हुई बीजेपी को, जहां मुरारी मोहन झा ने जीत हासिल की। और दूसरी जीत एनडीए खेमे की जेडीयू ने हासिल की, बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल से। और आरजेडी खेमे की एक जीत मिली है आरजेडी को, उनका नाम है ललित कुमार यादव। दरभंगा रूरल से ललित कुमार यादव ने यह जीत हासिल की है। तो आशीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर और डॉक्टर असदुल्ला पॉलिटिकल एनालिस्ट। आशीष मिश्रा साहब, कितनी खुशी आपको हो रही है इस बात को लेकर कि जीत का पहला जो सेहरा है वो पहली जीत बीजेपी को मिली एनडीए खेमे से, दूसरी जीत जेडीयू को मिली, एक सीट पर आरजेडी ने भी जीत हासिल की है। तो क्या आपको अब लग रहा है कि जो रुझान है अब बढ़त का वो अब इसी तरह से नतीजों में तब्दील होगा? आशीष मिश्रा। मैं डिबेट के स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि जो रुझान है, ये जो कम मार्जिन की बात आप जो बता रहे थे, वो जीत में हमारे फेवर में आगे बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा पहली और दूसरी सीट हमने जीत ली, अभी एनडीए के फेवर में आ गया है। आगे जो भी जितने भी रुझान है और जितने भी काउंटिंग होता जाएगा, हमारी सीटें बढ़ती चली जाएगी, अब वो जीत में कन्वर्ट होगा। रही बात आगे ये जो बता रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस, उनका भी बात में सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बता रहे थे डॉक्टर साहब कि जो मार्जिन है, जो साइलेंट वोटर होते हैं, उनके जो वोट है वो उसमें एग्जिट पोल में नहीं आते कभी भी, क्योंकि वो बताती नहीं, वहां की महिलाएं थोड़ी संकुचित होती है, उसमें उस ख्यालात की होती है, वो बताते हैं, वो कैमरा के आगे नहीं आती है। तो वो जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, हमें सीटें नहीं मिलेगी, हमारी जब हर जगह हालत खराब रहेगी, वो चीज, वो साइलेंट फीचर एग्जिट पोल में नहीं आ पाया था। आज रुझान में आपके सामने है, आप देख रहे हैं हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितने भी योजनाएं थी वो लागू बिहार में हुआ। कोविड के टाइम कैसे घर घर राशन पहुंचाया गया, कैसे किसान के अकाउंट में पैसा दिया गया, वो अब से एक इलेक्शन कंपेनिंग तो नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन ये चीज लाभ मिले हैं वहां के लोगों को, उसका फायदा हमें अभी मिल रहा है रुझान में और वो जीत में तब्दील होता चला जाएगा। जी, ये हमारी असदुल्ला साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि 2 सीटें जो अभी एनडीए ने जीती हैं, उनमें से एक सीट जो मुरारी मोहन झा बीजेपी के हैं वो जीत जाते हैं क्योटी से और वहां शिकस्त होती है अब्दुल बारी सिद्दीकी की। दूसरी सीट जो जेडीयू जीती है सुपौल से, वहां शिकस्त होती है फराज फातमी की। अली अशरफ फातमी, इतना बड़ा कद का लीडर, उनके बेटे ये चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू से, और वो वहां पर फराज फातमी, मतलब वो तो ये क्या समझा जाए कि इतने बड़े दिग्गज चेहरे जो है यहां पर, जो जेडीयू से जीत हासिल की है सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव ने, लेकिन ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का हार जाना और एक बड़ा नाम और चेहरा और वो भी हार जाना, इसे क्या समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड अब किधर जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का क्यूटी से हार जाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को इस बार शिफ्ट किया था, वो वहां से लड़ते नहीं थे, उनका कंस्टिट्यूएंसी ओरिजिनली दूसरी जगह पे था, अलीनगर था, लेकिन वो पहली बार शिफ्ट करके क्यूटी चले गए लास्ट मोमेंट में जी। और जिसका हो सकता है ये नतीजा मिला होगा, पब्लिक नाराज होगी, जिसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। जी,
और जो वहां से भी उनके हार जाने का खतरा था। वो तो उनका 5th-6th टर्म है, उनका काफी अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस है। और इस तरह से वहां पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बहुत कमजोर कैंडिडेट ऐसे भी वहां पे मिला था उनको सुपौल में, इसलिए वो तो लगभग ठीक ठाक है, वो तो उसको सीट निकलना ही था। सबसे इम्पोर्टेंट एक और यहाँ पे चौंकाने वाली बात हो गई है कि आपको दरभंगा ग्रामीण से फराज फातमी जो हार गए जेडीयू से और ललित यादव जीत गए, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसका भी डिलिमिटेशन में कुछ जो है ऐसे कंस्टिट्यूएंसी का सिचुएशन बना था कि जिसकी वजह से जो है वो भी चेंज हुआ है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो पहले था वो चेंज हुआ इस बार। जी, तो ये तब्दीली दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं बड़े लीडर का हार जाना, अपना चुनाव हार जाना, अपनी सीट हार जाना एक तरह से पैगाम दे रहा है उन सियासी लीडरान की जानिब जिनकी पकड़ काफी अच्छी खासी थी अपने इलाके में। जी बिल्कुल। और सना, इसी बीच एक और खबर आपको बता दें कि बीजेपी को एक और जीत हासिल हुई है रक्सौल से। ये पूर्वी चंपारण यानी कि मशरकी चंपारण का रक्सौल असेंबली हलका है, जहां से प्रमोद कुमार सिन्हा बीजेपी की तरफ से वो उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की है। तो अब ये लगातार अब हम देख रहे हैं कि जो रुझान एनडीए का था बढ़त बनाए रहने में, अब वो जीत में भी कन्वर्ट होता जा रहा है और वो बढ़त के साथ ही कन्वर्ट हो रहा है। सना, बिल्कुल। तो पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो एक और जीत कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। 2 अब तक जीत बीजेपी को हासिल हो चुकी है, तो जेडीयू के खाते में 1 सीट गई है, वहीं आरजेडी ने 1 सीट अभी जीती है। रक्सौल के हवाले से हम बात कर रहे थे, प्रमोद ने ये सीट जीती है। तो वहीं अगर बात करेंगे राम बाबू प्रसाद यादव जो कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ चुनावी मैदान में थे, उन्होंने ये सीट वो हार गए हैं। तो रक्सौल सीट के हवाले से हम बात करें, तीसरा नतीजा बीजेपी के खाते में जाता हुआ, माफ कीजिएगा, एनडीए इत्तेहाद के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने ये सीट जीती है। प्रमोद कुमार सिन्हा ने ये सीट दर्ज करते हुए अपने मध्य मुकाबिल उम्मीदवार को हरा दिया है। तो रक्सौल के हवाले से इस वक्त आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। कई बड़े चेहरे जो हैं वो शुरुआती तौर पर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशाल, ये बड़ा मतलब चौंकाने वाला है ये लगभग के कई ऐसी सीटें जो रुझान में भी एनडीए ऐसी सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए था और अब वो जीत में भी तब्दील होते जा रहे हैं। जिन सीटों पर ये माना जा रहा था कि जो आरजेडी अलायंस है उसका वो एक बेस है वहां या तो एम-वाई समीकरण है या एम-वाई-वाई समीकरण है, जिस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब उन्हीं सीटों पर बढ़त भी थी एनडीए की और बीजेपी की भी बढ़त थी उनमें से, और उन सीटों पर अब ये नतीजे जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो एनडीए को कुल मिलाकर अब 3 सीटों पर जीत हासिल हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि आरजेडी के खाते में एक और जीत जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी इत्तेहाद ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो जहां एनडीए के खाते में जीत बढ़ती हुई जा रही, तो वहीं आरजेडी के खाते में भी धीरे धीरे जीत का आंकड़ा पहुंच रहा है। आरजेडी इत्तेहाद 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही। तो वहीं एनडीए इत्तेहाद की हम बात करेंगे तो एनडीए इत्तेहाद 3 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू के खाते में 1 सीट जीत की गई है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें जीत की गई है। साहेबपुर कमल की हम बात करें जहां पर आरजेडी लीडर जीते हैं। दूसरी सीट की जो हम बात कर रहे थे कि दूसरा सीट आरजेडी इत्तेहाद को गया, आरजेडी लीडर यहां से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अहम है यहाँ पर सना कि ये बेगूसराय जिले का साहेबपुर कमाल ये असेंबली हलका है और ये वही बेगूसराय है जहाँ से कन्हैया कुमार आते हैं। और कन्हैया कुमार ने इस बार चुनावी कैंपेन में बहुत खूब ज्यादा उनकी रैलियों में भीड़ भी हुई है और बेगूसराय से वो बिलोंग करते हैं। तो बेगूसराय में आरजेडी का ये खाता खुला है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के साहेबपुर कमाल असेंबली हलके में। तो आरजेडी को 2 सीटें मिल चुकी हैं अब तक, साहेबपुर कमाल और दरभंगा रूरल। और इसके साथ साथ बीजेपी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है, जेडीयू को 1 सीट पर। तो अब ये सना ऐसा लग रहा है कि जो टैली हम रुझानों के शक्ल में दे रहे थे, तो रुझान जो है लगभग अब वो स्टैटिक हो गए हैं। बिल्कुल, उनमें फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, बल्कि अब वो जीत में तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे जो रुझानात थे वो जीत के आंकड़ों में तब्दील होते हुए जा रहे हैं और जीत की पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 उर्दू लगातार बता रहा है। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 खास मेहमान आशीष मिश्रा साहब हैं जो कि असदुल्ला साहब भी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। असदुल्ला साहब आपके पास ही आना चाहेंगे। सुबह से हमारी नजर
टैली पर है और टैली कभी फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई दे रही, तो कभी किसी खाते को रुझानात में बढ़त दिखाई देती हुई ऐसा इशारे दे रही थी। लेकिन अब जो नतीजे हैं, नतीजे भी आने शुरू हो गए, यानी रुझानात जो है नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सियासी लीडरान की हम बात करें, अजीम इत्तेहाद की बात कर लें खासकर, तो अजीम इत्तेहाद कह रहा है कि कुछ ना कुछ करिश्मा आगे होगा। आपको लगता है कि कुछ आने वाली तस्वीर अलग होने वाली है या फिर जो रुझानात है वैसा ही कुछ रहने वाला है? असद साहब, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही? आपसे सवाल था। असदुल्ला साहब को शायद आवाज नहीं मिल पा रही, तो टैली की हम बात कर रहे हैं और लगातार रुझानात के आंकड़े में तब्दील होने की खबर अपने न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाजरीन को दे रहे हैं। आशीष मिश्रा हमारे साथ, हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं। आशीष जी, आपके लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए तो अच्छा है ही है जो कुछ रुझानात और नतीजे आ रहे हैं, लेकिन खासकर अगर हम बीजेपी के लिए बात करें तो बीजेपी के लिए अच्छा शगुन है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहली सीट पर जीत दर्ज की और आप कहीं ना कहीं रुझानात में बड़ी पार्टी के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी नीतीश कुमार से मजीद मांगेगी, कुछ मांग कर सकती है, या फिर कहीं ऐसा आने वाली घटना देखने को मांगे मोर? बिल्कुल नहीं। जो हमारी जो प्री पोल इलेक्शन से पहले जो बातें हो चुकी है उसी पे हम स्टैंड करेंगे और वही चीज होगा। आप इसमें ना इस तरह के सवाल ना पूछें अभी, क्योंकि जो उसमें कहीं से कोई इफर्ट नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और हमारे नहीं, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजनीति में इम्कानात के बादल हमेशा मंडलाते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आशीष साहब, नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो आपको भी पता है, बाकी सबको पता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार के उसमें हमने इलेक्शन फाइट करी है और हमारे जो रुझान है, जो रिजल्ट है, उनके फेवर में, हमारे इंडिया के फेवर में आ रहा है। हमारे नेता चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नीतीश कुमार जी ही हैं, इसमें कहीं से कोई इफर्ट नहीं है। लेकिन जोश तो बढ़ ही रहा होगा क्योंकि आपकी पार्टी तो उभरती हुई दिखाई दे रही है। रुझानात तो हमारे बिल्कुल उभर के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं कहीं से इसमें मैं उत्साहित हूँ ना, मैं भी उत्साहित हूँ कि मैं रुझान में भी है और रिजल्ट भी आएगा, हमारे फेवर भी आएगा। हम नंबर 1 पार्टी बन के उभर रहे हैं, अच्छी बात है। ये सारी हमारी योजनाओं का लाभ है जो लोग समझ पा रहे हैं। चाहे झूठ फैलाने की कोशिश की गई, हम लोगों को हमारे झूठा बोला गया, क्या नहीं बोला गया, लेकिन हम शांत होकर अपना चुनाव प्रचार करते रहे। आपने देखा, हम कभी एग्जिट पोल को लेकर एग्रेसिव नहीं हुए, ना तो मैं मायूस हुआ। बिल्कुल चुपचाप हम लोग सारे हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे कि हमारे फेवर में रिजल्ट आएगा और ये आज आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं, रुझान भी है और रिजल्ट भी हमारे फेवर में, पहला रिजल्ट हमारे फेवर में आया है और आपको बता दूं अंतिम तक हमारे फेवर में रिजल्ट आते रहेंगे। हम बहुत अच्छे से बस कंफर्ट जोन में जाकर सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो असदुल्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। असदुल्ला साहब, बीजेपी एक बड़ी पार्टी रुझानात में उभर कर सामने आ रही है। बिहार में जेडीयू रीजनल पार्टी है, बड़ी पार्टी रही है, जाहिर सी बात उसमें कई बड़े लीडर रहे हैं, नीतीश कुमार का चेहरा रहा, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी धुआंधार रैलियां की। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के कद को या फिर जेडीयू के कद को बीजेपी के उभरने से नुकसान तो होता हुआ रुझानात में दिखाई दे रहा है, इसका असर आप किस हद तक देख रहे हैं? असदुल्ला साहब, मेरे ख्याल में असदुल्ला साहब को आवाज़ नहीं मिल पा रही हमारी। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से सवाल करेंगे। असदुल्ला साहब, आपको आवाज़ मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा, क्योंकि बिहार में जो बड़ी पार्टी थी वो जेडीयू थी, लेकिन रुझानात की अगर हम बात करेंगे तो रुझानात में बीजेपी को सबकत मिलती हुई दिखाई दे रही। पहला खाता भी बीजेपी ने खोला जीत का। असदुल्ला साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? असदुल्ला साहब को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उसके पास जाएंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ आशीष मिश्रा से कहना चाहूंगा। आशीष जी, एक सवाल यहाँ पर है कि बीजेपी और जेडीयू में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो काफ़ी रसाकशी के बाद 122 सीटें जेडीयू को मिली थी लड़ने के लिए, जिनमें से 122 में से सिर्फ उन्होंने 7 सीटें दी थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को। आशीष मिश्रा जी, सवाल ये है कि आप नीतीश कुमार जिस चेहरे को लेकर आप चुनाव में गए, जैसा आपके तमाम बड़े लीडरों का भी कहना था, लेकिन वो बड़ा चेहरा जो है उसकी पार्टी को लोगों ने कम आंका है, बहुत कम। यानी 122 सीटों पर लेकर के अगर आप 7 माइनस भी कर दे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, तो 115 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ती है। और अभी आप देख रहे हैं कि 48 पर लीड, 1 पर जीत।
क्या आपको लगता है कि ये मोरल ग्राउंड बनता है नीतीश कुमार के लिए कि वो सीएम बने? तो मैं इलेक्शन के बाद रिजल्ट के बाद ही होगा। इस सब पे तो मेरा आकलन करना ये ठीक नहीं है कि जेडीयू की सीट कम क्यों हुई और उनके वोटर्स क्यों नहीं घर से निकले, उनको वोट क्यों नहीं पड़े, क्योंकि उनका अलग था, अपना कंपेनिंग स्टार्ट किया उन्होंने और हमने साथ में कंपेनिंग अलग करी। तो ये आकलन वो खुद करेंगे कि हमारी सीट क्यों नहीं बढ़े, हमारी वोटर्स क्यों नहीं निकले। इस चीज में मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि उनके लेकिन आप वजह तो कम से कम बताइए कि आखिर जेडीयू को इतना कम वोट मिल रहा है, इतनी कम सीटें जेडीयू जीत पा रही है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई एलजेपी का ये ऐलान के हम उनके वोट काटेंगे या हम उन्हें जीतने नहीं देंगे, क्या ये काम कर गया एलजेपी के फेवर में? हो सकता है एलजेपी है, आरजेडी है, उसमें काफी सारे आरएसपी थे पार्टी और एक दो पार्टी थे जो उन्होंने साथ में लड़े हैं। हो सकता है वोट डाइवर्ट हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन उसका बेनिफिट उनको नहीं गया, सब काफी सारे वोट कटे हैं। अब इसमें तो मेरा आकलन ये ठीक नहीं है करना, क्योंकि वो आकलन करेंगे वो भी, आखिर वोटर्स क्यों नहीं बाहर आए, वोटिंग क्यों नहीं उनके फेवर में हुआ। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपनी सुविधाएं गिनाए और मैंने मोदी जी के जहां तक रैली हुई है, 12 रैली उन्होंने करी थी, वो अपने मैसेज को दिखाए, बता पाए, लोगों में जा पाए, तो उन्होंने हमारे फेवर में वोट किया। आपने मेरा रुझान आप देख रहे हैं, हमारी सीट की आपने कैलकुलेशन भी देख रहे हैं, हमारे फेवर में रुझान जितने भी है वो हमारे फेवर में है। बिल्कुल, मैं तो ये जानना चाहता हूं, सरकार एनडीए की बन रही है, आप इस पे अभी फिलहाल आकलन ना करें कि किसको कितना मिला। हमारी कमिटमेंट थी कि नीतीश जी के उसमें सरकार बनाएंगे, वो सरकार बनने जा रही है, बस। जी, तो आशीष साहब का ये कहना जो कि बीजेपी तर्जुमान है कि सरकार उनकी बन रही, यानी एनडीए सरकार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, ऐसे दावे हैं बीजेपी और जेडीयू के लिए जान के लगातार हम देख रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आशीष साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफी वक्त देने के लिए। असदुल्ला साहब जो कि हमारे साथ बने हुए हैं, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो इशारा करिएगा। असदुल्ला साहब, आपसे ये समझना चाह रहे थे, चूंकि बिहार की बड़ी पार्टी जेडीयू है और बीजेपी को कहीं न कहीं रुझानात में बढ़त दिखाई दे रही है, इसके क्या माने दिखाई दे, क्या माने आप इससे अखज़ कर पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने धुआंधार रैलियां तो की थी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि यूपीए के दौरे इक़्तिदार की वजह से काम नहीं हो पाया था, 3 से 4 साल का वक्फा मिला, लिहाजा हमने 3 से 4 साल मिलकर ही नीतीश कुमार के साथ काम करने का हमें मौका मिला है। तो क्या एक अहम वजह ये मान रहे हैं, क्या कुछ मान रहे हैं आप? जी, मैं 2-3 पॉइंट इसमें जिक्र करना चाहूंगा आपसे कि एक बार तो ऐसा हुआ कि जैसे इस बार इलेक्शन में कुशवाहा जी आ गए, एलजेपी विलास पासवान की पार्टी आ गई चिराग पासवान के साथ, पप्पू यादव आ गए, और इस तरह से जितने भी लोग आए, ये सारे लोगों के टारगेट पर एक ही आदमी थे और वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे। ये सारे लोगों ने टारगेट किया नीतीश कुमार को, और ये जो कोरोना हुआ और ये जो बदनामी हुई लोगों के मजदूर के आने जाने की वजह, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, उसका भी सारा टिकट नीतीश कुमार पे फोड़ा गया। ठीक है, तो ये सारा इफेक्ट जो है नीतीश कुमार के तो ऊपर पड़ा, क्योंकि असेंबली इलेक्शन है। असेंबली इलेक्शन में 500 वोट से लेकर 5000 वोट तक का जो डिफरेंस, वो काफी बड़ा डिफरेंस होता है। इसमें हार जीत हो जाती है, आप देख ही रहिए, हार जीत हो जाती है। इसलिए इसका इफेक्ट मेरी समझ से पड़ा है, लेकिन हम तो पब्लिक के लिए फायदे की बात सोचेंगे, बिहार की जनता के लिए फायदे की बात सोचेंगे। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के खाते में एक और जीत ढाका से जाती हुई जा रही, जो कि पूर्वी चंपारण में असेंबली सीट आती है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी लगातार अपने खाते खोलती हुई दिखाई दे रही है, रुझानात नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ढाका सीट की हम बात करें, जहां पर पवन कुमार जायसवाल ने बीजेपी के खाते से सीट से चुनाव लड़ा था, बीजेपी उम्मीदवार थे। ढाका से फैसल रहमान जो कि आरजेडी के लीडर थे, उन्हें यहां से नाकामी मिली है, यानी वो हार गए हैं। एक और सीट है सना बेतिया, ये मगरबी चंपारण का ये बेतिया सीट है, इस सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। तो बीजेपी को अगर हम देखें तो ये बीजेपी की जीत की फहरिस्त, बेतिया बीजेपी ने जीत लिया, ढाका बीजेपी ने जीत लिया, रक्सौल बीजेपी ने जीत लिया, जेडीयू ने अभी एक सीट जीती है सुपौल, जबकि केवटी बीजेपी ने जीत लिया। यानी बीजेपी के साथ कुल 5 जीत अब तक आ चुकी है, जबकि जो अपोजिशन वाला जो अलायंस है आरजेडी ने 2 सीटें अभी तक हासिल की है, बेगूसराय और दरभंगा की। इसमें साहेबपुर कमाल एक असेंबली हल्का है और दूसरा दरभंगा रूरल का। आरजेडी खेमे से अभी तक कांग्रेस या फिर जो बायां बाजू है उनमें से किसी की जीत अभी तक सामने नहीं आई है। बेतिया से कांग्रेस के कैंडिडेट मदन मोहन
तिवारी को हार का सामना करना पड़ा है और बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की वो जीत गई हैं। और जैसा आपने बताया कि ढाका से पवन कुमार जायसवाल ने जीत हासिल की है। बिल्कुल, और यहाँ पर जेडीयू का भी जिक्र कर देना जरूरी है। सुपौल से जेडीयू ने अपना खाता खोला है, यानी एक सीट अभी जेडीयू के खाते में गई है, तो वहीं बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। कुल मिलाकर देखें तो 5 सीटें जीत के खाते, एनडीए के खाते में जीत के दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, इस बीच जुड़ चुके हैं। दानिश इकबाल साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। और जिन सीटों पर अब तक बीजेपी की जीत हुई है उनकी तादाद 4 है, और अगर जेडीयू को मिला ले तो 5 है। एनडीए इत्तेहाद 5 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है। ऐसे में आपके हौसले कितने बुलंद हैं, सबसे पहले जानना ये बेहद जरूरी हो जाता है दानिश इकबाल साहब, क्योंकि आप पूरे इलेक्शन के टाइम पे बिहार में रहे, बिहार में वोटर से बातचीत हुई, पूरी लहर आपने देखी। आपके दावे क्या कुछ कह रहे हैं? सबकी बैलेंस शीट क्यों चाहिए? सना, देखिए, जहां जहां अभी आप जो बता रही हैं, जिन 5-6 सीटों पे हमने जीत दर्ज की है, वहां के जनता को तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन लोगों ने जो है, जो विकास का जो नारा था, जो विकास का जो काम था, जो एनडीए का जो शासन था, उसको उन्होंने मोहर लगाई है। और मुझे उम्मीद है कि जो रुझान दिख रहे हैं उसी रुझान के मुताबिक जो है हम सीटें जीतेंगे और फिर से एक बार बिहार में सुशासन की सरकार को कायम करेंगे। और जो काम नहीं हुआ है अब तक बिहार को आगे ले जाने का, उस काम को और 5 साल में किया जाएगा। जी, आपके नजदीक कौन कौन से काम है जो नहीं कर पाए सुशासन बाबू नीतीश कुमार? देखिए, कोई भी सरकार की एक जो है लिमिटेशंस होती है, 5 साल का एक वक्त होता है, एक वक्फा होता है। और अगर जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं, जो उम्मीद होती हैं, वो मुनासिब नहीं होता है कि 5 साल में सरकार पूरी का पूरा उसको डिलीवर कर सके। इसलिए जो है, जो काम छूट गए हैं, जो काम छूट गए हैं, जो काम रह गए हैं। जेडीयू की अगर हम बात करेंगे तो 5 सालों से नहीं है सर, 15 साल हो गए उन्हें। जी बिल्कुल, 15 साल से है सना। और 15 साल पहले की अगर मैं आपको हालात बताएं बिहार के, मैं खुद पटना से आता हूं और हमने वो हालात को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है कि पटना कैसा हुआ करता था, बिहार कैसा हुआ करता था 15 साल पहले जब आरजेडी का शासन काल वहां हुआ करता था। किस प्रकार से वहां पे लोगों के जहन में दहशत हुआ करता था, लड़कियां बाहर नहीं निकलते थे, लोगों के किडनैपिंग हुआ करती थी। तो वो सब जो विषय है अभी चर्चा करने का नहीं है, वो सब हमने पूरे चुनाव में लगातार 2 महीने कैंपेन में, सभाएं में की है। और उसी का नतीजा है कि बिहार की जनता को वो चीज जहन में था। और बिहार की जनता जब वोट करने जा रही थी तो उसको जहन में रख के गई थी कि हमें किसे चुनना है। हमें 15 साल पहले उस शासन काल के लोगों को चुनना है, या 15 साल में जो बिहार के लिए बेहतरी किया है, जिन लोगों ने बिहार को विकास के मॉडल पर आगे ले गए हैं, जिन लोगों ने बिहार का डेवलपमेंट किया है, उनको चुनना है। तो मुझे लगता है कि जनता ने सही निर्णय ले लिया है, वो आपके सामने है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस प्रकार से जो है गिनती शुरू हो गई है, गिनती शुरू होगी और एनडीए जो है बहुमत के साथ बहुत ही सहज तरीके से सरकार बनाएगी। दानिश साहब, एक सवाल यहां पर अहम है कि आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तब्दीली आई, कहा यही जाता है कि जो लीडर होता है, यानी बिहार में जो सीएम है वो नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार के काम पर इतना भरोसा लोगों को है तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस रेस में पिछड़ क्यों रही है? पिछड़ने का मतलब यह है कि ठीक है कि एनडीए को वो बहुत बहुमत मिल जाता है, लेकिन जेडीयू 122 सीटें अपने खाते में लेकर के 7 उसमें सिर्फ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दी, 115 सीटों को अपने खाते में लेकर सिर्फ 48 सीट पर लीड, 1 पर जीत। ये क्या मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है, जेडीयू के खिलाफ है? आप मिलाकर के तो आप आ जा रहे हैं, लेकिन ये इतना कम होना ये नीतीश कुमार के लिए क्या ये नेगेटिव मार्क नहीं है? देखिए, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी गई हैं या बहुत से चुनाव देखे गए हैं। जब आप 10 साल 15 साल आप लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं, आपकी पार्टी सरकार में रहती है, आपका मंत्रिमंडल होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं जो उसका एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, या जनता के बीच में कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जिनके मन में जो है मन मुताबिक चीजें लगता है कि नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि उसके ये नतायज हैं कि जो अगर सीटें कम हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि अगर हम 51 सीटें पे जदयू जो हमारी अलायंस है वो लीड कर रही है और आगे जो है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर 10-15 सीटें कम होती हैं तो उसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। आपने 15 साल सरकार चलाई है, आपने 15 साल बिहार के लिए काम किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती, मैं इसको मानता हूं। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अजय उपाध्याय साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल यही करना चाहेंगे, आरजेडी ने तो खाता खोल दिया है, 20 इस वक्त सीटों पर रुझान यानी लीड बनाए हुए है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन अभी तक जीत नहीं पा सकी है। यानी कांग्रेस के लिए भी एक अन्ना का मसला था, और कांग्रेस के हवाले से अगर नतीजों पर नजर डालें तो एक भी खाता अभी तक नहीं खोल पाई है। अजय जी।
नहीं, अभी फाइनल टैली आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है, पूरा विश्वास है, बिहार की जनता ने कांग्रेस और महागठबंधन के अलायंस को एक सम्मानजनक जगह देने का प्रयास जरूर, आशीर्वाद जरूर देगी। चूंकि अंतिम रिजल्ट अभी नहीं है और इस बार आपको भी पता है, चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने क्लियर किया है कि ऑलरेडी जो है हम 1/3 ही अभी जितनी काउंटिंग है वो हो पाई है, 2/3 काउंटिंग अभी पूरे बिहार में बची हुई है, जो मुझे लगता है कि 6 बजे तक जाकर के एक क्लियर तस्वीर हो जाएगी कि कौन कहां किस स्टेज में है। नहीं, लेकिन अगर लीड को देखें तो चैनल के माध्यम से आपके कांग्रेस तो 20 सीटों पर ही लीड कर रही है। पिछली बार जीती हुई सीटों की अगर हम बात करें तो 2015 में अजय जी आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने 27 सीटें अपने खाते में की थी। इस बार लीडिंग सीटों की अगर हम बात करें तो वही कम है। जब रुझानात इस तरह होंगे तो नतीजे की उम्मीद आप कैसे लगा रहे हैं? नहीं, रिजल्ट को आने दीजिए। रुझान और रिजल्ट में अंतर है अभी भी, मैं मानता हूं। और मान लीजिए कि कुछ सीट हमारी जो सिटिंग है यदि गड़बड़ होगी तो कुछ और सीट हैं जिस पर हम जीत भी रहे हैं। तो ये तो जब तक अंतिम टैली नहीं आएगी हम इस पर कुछ बात करें तो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी मेरे लिए भी और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने बिहार में अपने क्षेत्र में जाकर काम किया उनके लिए भी। हाँ, जो भी जनता का आशीर्वाद होगा, जो भी निर्णय होगा, उसको हृदयता के साथ हम स्वीकार रहे हैं और जीत में भी हम उतनी ही विनम्रता दिखाएंगे। और यदि किसी कारण से पराजय भी होती है तो राजनीतिक जीत और हार होती है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, हम उसको भी स्वीकारेंगे। लेकिन एक बात जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सच्चाई के साथ फील्ड में लड़ाई लड़नी है, बिहार के नवनिर्माण के लिए बिहार में लड़ाई लड़नी है, एक नए बिहार के तस्वीर को लाना है और बिहार के पिछड़ेपन के विरुद्ध एक आवाज उठानी है। वो आवाज चाहे हम सरकार में हो या सरकार से बाहर हो, जनता ने जो भी भरोसा हम पे जताया है उन भरोसे पर खड़ा उतरेंगे और बिहार के आम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस का कहना है, यानी अजीम इत्तेहाद का ये कहना है कि वो बिहार के आवाम के लिए हर हाल में खड़ी रहेंगी, चाहे वो सरकार में हो या फिर विपक्ष में, अपोजिशन में। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।